फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। मैं हूं अफसान और आज हम पढ़ेंगे प्लांट। देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम उसका डेफिनेशन जानेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी आखिर है क्या चीज़। उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में जानेंगे, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, इन सब के बारे में जानेंगे और फिर कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे बीपीएससी के हो गए, एसएससी के हो गए, रेलवेज के हो गए। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका, मॉर्फोलॉजी कहते किसको है, तो द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट की जो फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं प्लांट के। जैसे कि कोई भी प्लांट एक जैसा तो नहीं होता ना, एक प्लांट है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं और बहुत तरह के प्लांट दुनिया में पाए जाते हैं। और उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानेंगे कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है। कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानेंगे और इसी की स्टडी को हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स और फॉर्म्स। उससे पहले देखते हैं कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है रूट्स, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो कि हम एक एक करके इसको डिटेल में जानेंगे। तो अब बात आती है रूट की। तो रूट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रूट क्या होता है, रूट एक डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। डिसेंडिंग पार्ट मतलब सबसे निचला हिस्सा। अगर आप इस फिगर को देखिएगा तो इस फिगर में सबसे निचला हिस्सा जो है वो रूट है, जो कि सॉइल में एम्बेडेड है। और रूट जो है वो शो करता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो कि लाइट के सेंसिटिव होता है। मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर वो टुवर्ड्स लाइट हो गया तो उसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर वो अगेंस्ट लाइट होगा तो उसको हम लोग निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, यानी अवे फ्रॉम द लाइट। तो रूट जो है वो अवे फ्रॉम द लाइट होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और क्योंकि रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जो ग्रेविटी की तरफ बढ़ेगा, जो ग्रेविटी की तरफ झुकेगा, उसको हम लोग कहेंगे जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाएगा तो बोलेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो रूट जो है वो शो करेगा जियोट्रॉपिज्म, यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी। इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि जो रूट होता है ना, वो रेडिकल पार्ट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड से निकलता है। रेडिकल पार्ट का मतलब होता है अंकुर किया हुआ जो सीड होता है। जैसे कि अगर आप चने को भिगो कर रखिएगा तो उसमें वाइट से निकल जाएगा, 2 वाइट से निकल जाएगा, तो एक से जो है ना वो रूट बनता है। वो ज़मीन की तरफ टुवर्ड्स ग्रेविटी चला जाता है और उसी से रूट बनता है। जो दूसरी बात होती है रूट हेयर्स के बारे में। रूट हेयर इम्पॉर्टेंट है कि रूट हेयर एपिडर्मिस से निकलता है। जो रूट का एपिडर्मिस होता है उससे रूट हेयर निकलता है, अराइज होता है। और एक बात यह है कि जो रूट एब्सेंट होता है, क्या रूट किसी में एब्सेंट भी हो सकता है? बिल्कुल, रूट लेमना में एब्सेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं जो रूट, मैंने जैसे बताया कि रूट जो है वो डेवलप करते हैं रेडिकल पार्ट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड से। और इसके रूट के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इनके एग्जांपल्स को अगर देखें तो टैप रूट सिस्टम में मस्टर्ड प्लांट आता है, फाइब्रस रूट सिस्टम में वीट प्लांट आता है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में बैनियन ट्री आता है। अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जब रेडिकल से जो रूट निकलता है उसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। जो बिल्कुल इनिशियली रेडिकल से निकला जो रूट, उसी को हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट और उसके जो ब्रांचेज होंगे उनको मिला करके हम लोग टैप रूट सिस्टम कहेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मस्टर्ड। अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा जो रूट है वो कौन सा रूट है, प्राइमरी रूट। बिल्कुल जो है वो रेडिकल से निकल रहा है। इसके कुछ ब्रांचेज होंगे, यहाँ पे ब्रांचेज तो नहीं दिखाएं, लेटरल ब्रांचेज निकलते हैं, लेकिन इसी को हम लोग टैप रूट कहते हैं। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की बात करें तो टैप रूट मॉडिफाई हो जाता है स्टोरेज के लिए। और उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कॉनिकल रूट, नैपीफॉर्म रूट, फ्यूजीफॉर्म रूट। इतने तरह के स्टोरेज मॉडिफिकेशन होते हैं टैप रूट के। तो जो कॉनिकल रूट है उसके एग्जांपल में आता है कैरोट। कैरोट का अगर पिक्चर देखते हैं तो कैरोट के पिक्चर में ये देखेंगे कि इनका जो बेस होता है वो ब्रॉड है, जो ऊपरी हिस्सा है
वो ब्रॉड है और जो नीचे वाला एरिया है वो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में जा कर के ये नीचे जा कर के टेपर्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट तो ये क्या बना रहा है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए हम इसको एक कॉनिकल रूट कहते हैं, क्योंकि ऊपर का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और जो एंड जा कर के जो होता है वो टेपर्ड हो जाता है। फिर दूसरा जो आता है वो नैपीफॉर्म रूट है। नैपीफॉर्म रूट टर्निप में होता है, बीट रूट में होता है, यानी शलजम और चुकंदर में। तो शलजम में देखिएगा कि इसका जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है और नीचे में जा कर के टेपर्ड हो जाता है, जो एंड हो जाता है वो टेपर्ड हो जाता है। तो वैसे रूट जो स्फेरिकल हों और एंड में जा कर के वो टेपर्ड हो जाएं, ठीक है, तो उसको कहेंगे नैपीफॉर्म रूट। और इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा, टर्निप और बीट रूट। तीसरा आता है फ्यूजिफॉर्म रूट, जिसका एग्जाम्पल है रेडिश। अगर इसके पिक्चर को देखें तो रेडिश जो होता है, आप देखिएगा रेडिश पूरा ब्रॉड होता है, एंड में जाके वो शार्पली टेपर्ड हो जाता है। और ऐसे रूट को हम लोग जो कि पूरा ब्रॉड हो और फिर एंड में जाकर के टेपर्ड हो जाए, तो उस ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस से पता ही चल रहा है फाइबर लाइक होगा, मतलब बहुत सारा फाइबर होगा। तो अगर आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे रूट जो डायरेक्टली बेस ऑफ द स्टेम से निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है वीट प्लांट। वीट प्लांट के जो रूट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखिए, ये वीट प्लांट का ही पिक्चर है, इसमें सारे जो है वो फाइब्रस रूट हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो आता है वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम वैसे रूट होते हैं जो रेडिकल पार्ट के अलावा किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से निकलते हैं, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का एग्जांपल अगर आप देखिएगा, बैनियन ट्री। जो वेस्ट बंगाल में जो बोटानिकल गार्डन है उसमें जो बैनियन ट्री है वो 2500 ईयर्स ओल्ड है। और उसमें जितने भी प्लांट है उसका जो मेन ब्रांच है वो तो कभी मिलता ही नहीं है, वो कोई खोज ही नहीं पा रहा है कि उसका मेन ब्रांच कहाँ है। वो एक्चुअली क्या हुआ है, जितने भी उसके हैंगिंग रूट्स हैं जो एडवेंटिशियस रूट हैं वो फिर से ज़मीन में जा कर के और फिर से एक नए प्लांट को जनरेट कर दे रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो ब्रांचेस हो गए हैं और वो 2500 साल पुराना है बोटानिकल गार्डन जो वेस्ट बंगाल में है। और अगर कभी जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाके देखिएगा। उसके जो मेन ब्रांच है वो पता नहीं चलते हैं कि इसका असल जो है मेन ब्रांच कहाँ है। ठीक है, तो वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। और इसके एग्जांपल में बैनियन ट्री और ग्रास आता है। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट भी स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाता है। तो इसमें स्टोरेज मॉडिफिकेशन जो आता है फैसिकुलेटेड रूट और ट्यूबरस रूट। फैसिकुलेटेड रूट में आता है डहेलिया और एस्पैरागस। अगर इस पिक्चर को देखिएगा तो इस पिक्चर में एक गुच्छा बना हुआ है, मतलब इसमें एक गुच्छे में एक चीज़ है, ये डहेलिया है, ये एक गुच्छा बनाकर, इसीलिए इसको कहते हैं फैसिक्यूलेटेड। तो डहेलिया और एस्पैरागस का भी देखिएगा तो बिल्कुल पिक्चर सेम है। इसकी अलग अलग वैरायटी है, इसीलिए जो है ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट आप देखिए, अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। और ऐसे ही रूट का जिनका ऐसा अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फैसिक्यूलेटेड रूट। और फैसिक्यूलेटेड रूट जो है वो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का। एग्जाम्पल याद रखना है, डहेलिया और एस्पैरागस। दूसरा आता है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट एक्चुअली में स्वीट पोटैटो होता है। तो ट्यूबरस एक्चुअली होता है क्या है, इसका शेप बिल्कुल इरेगुलर होगा, उसको कहते हैं ट्यूबरस रूट। और स्वीट पोटैटो में देखिएगा बहुत अलग अलग शेप का स्वीट पोटैटो आपको दिखाई दे जाएगा। एग्जाम्पल फिगर देख लीजिए, फिगर में तो बिल्कुल सीधा साधा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा मार्केट में कभी ख़रीद के लाइए तो हर का अलग अलग शेप होता है, कोई एक शेप का नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये इरेगुलर शेप का होता है और ये ट्यूबरस रूट कहलाता है। कभी कभी बच्चे पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्योंकि उसमें दोनों में ट्यूबर आ जाता है। पोटैटो तो हम आगे जाके स्टेम में बताएंगे, वहाँ पे फिर से क्लियर कर देंगे, लेकिन ये याद रखना है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन है, कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है, जैसे कि प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, रेस्पिरेटरी रूट। तो जो प्रॉप रूट होता है, मैंने कहा बैनियन ट्री में कहाँ से ब्रांचेस से निकलते हैं, हैंग कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रॉप रूट सिस्टम। और प्रॉप रूट एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और एग्जाम्पल याद रखना है बैनियन ट्री। दूसरा आता है स्टिल्ट रूट। अगर आप शुगर केन या स्टेम ऑफ मेज को देखेंगे तो उसमें नोट से रूट निकल जाते हैं जो कि स्टिल्ट रूट होते हैं।
और ये भी एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट का। तीसरा आता है रेस्पिरेटरी रूट या फिर निमैटोफोर्स। रेस्पिरेटरी रूट को ही निमैटोफोर्स बोलते हैं, कहीं पे रेस्पिरेटरी रूट कह के पूछता है, कहीं पे कहता है निमैटोफोर्स। तो ये दो रेस्पिरेटरी रूट को ही हम लोग निमैटोफोर्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है राइजोफोरा। सही है, रेस्पिरेटरी आर से रेस्पिरेटरी, आर से राइजोफोरा, ऐसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और राइजोफोरा जिस ग्रुप ऑफ प्लांट में आते हैं वो कहते हैं मैनग्रोव्स प्लांट, जो कि स्वैम्पी एरियाज़ में मिलते हैं। सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे मैनग्रोव्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये रूट करता क्या है, रूट वर्टिकली ग्रो करता है। मैंने कहा था कि रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी रूट एक ऐसा रूट है जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है, क्योंकि ये टुवर्ड्स लाइट ग्रो होता है। सही है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करता है, जबकि जो रूट हैं जनरली वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करते हैं और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी से ही पता चल रहा है, ये ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ये लेता है एटमॉस्फेयर से और वो प्रोवाइड करता है प्लांट को। कुछ और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में देखते हैं। जैसे एक है एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, इसीलिए हम लोग इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। इसमें एक चीज़ होती है वेलामेन, इसको याद रखना है। वेलामेन प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से। सही है, वैसा रूट जो कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से उसको हम लोग एपिफाइटिक रूट या फिर हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। और इसके बहुत अच्छा जो एग्जांपल है वो है ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स में रिबन लाइक स्ट्रक्चर के रूट होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर के रूट हैं, और ये एक्चुअली इनमें वेलामेन होता है जो कि वाटर का, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करता है एटमॉस्फेयर से। दूसरा रूट जो होता है वो होता है माइकोराइजल रूट। माइकोराइजा का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट, हायर प्लांट्स। तो फंजाई जो है एसोसिएट हो जाता है किससे, हायर प्लांट से, और एक रूट का फॉर्मेशन करता है, एक मॉडिफिकेशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं माइकोराइजल रूट, जिसमें फंजाई जो है वो स्पेसिफिक मेटल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करेगा और प्लांट जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फंजाई को। तो ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये किससे सिम्बायोसिस करता है, पाइनस से। ठीक है, तीसरा जो रूट आता है वो है सकिंग रूट। सकिंग से पता ही चल रहा है कि कैसा रूट होगा। सकिंग रूट को हम लोग हॉस्टोरिया भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है कस्क्यूटा है। ये क्या करता है कि ये किसी भी होस्ट प्लांट के टिश्यू को पेनेट्रेट कर जाता है और वहाँ से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो ले लेता है। सही है, तो ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं सकिंग रूट या हॉस्टोरिया। यहाँ पे ऑर्चिड्स है, इसलिए ऑर्चिड्स के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं। ऑर्चिड्स में क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। पिक्चर में देखिएगा ये क्लाइंबिंग रूट्स हैं, तो ऑर्चिड्स में क्लाइंबिंग रूट्स भी होते हैं। इस रूट को हम लोग क्लाइंबिंग रूट भी कहते हैं। एपिफाइटिक तो है ही, साथ में क्लाइंबिंग भी है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है प्लांट का वो है स्टेम। स्टेम एक्चुअली क्या होता है, स्टेम एक असेंडिंग पार्ट है। जिस तरह रूट डिसेंडिंग पार्ट था, स्टेम एक असेंडिंग पार्ट है जिसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। अगर ये आप ये पिक्चर देखिएगा, ये डिसेंडिंग वाला पार्ट जो है वो रूट है, जो असेंडिंग वाला पार्ट जो है स्टेम है। फिर मैंने बताया था कि रूट रेडिकल पार्ट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड से डेवलप होता है, लेकिन स्टेम जो है वो प्ल्यूम्यूल पार्ट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड से डेवलप होता है। तो दोनों को कंपेयर करके चलेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। फिर मैंने कहा था रूट में कि रूट में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, लेकिन स्टेम में जस्ट उल्टा होता है। स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। सही है, फिर स्टेम की बात करें तो स्टेम में नोड होते हैं और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टेम वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको लीफ और फ्रूट दिखाई दे रहे हैं वो सारे नोड वाले पार्ट हैं, क्योंकि नोड से ही लीव्स जो हैं वो निकलते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट हो गया या फिर ब्रांचेस हो गया, वो नोड से ही निकलेगा। और दो नोड के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। जहाँ पे आपको स्टेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली इंटरनोड वाला पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। जिस तरह मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हुआ था उसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज करता रहता है। उसी तरह से प्लांट जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सके, अडेप्ट कर सके। तो इसी वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या रूट होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में 3 तरह का मॉडिफिकेशन होता है। एक तो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है, एक है सब एरियल का मॉडिफिकेशन हो सकता है और एक है एरियल का स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, क्योंकि सब एरियल का हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत हम बता देंगे, लेकिन एरियल का और अंडरग्राउंड का हमें मॉडिफिकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं अंडरग्राउंड का मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड के मॉडिफिकेशन में आता है ट्यूबर। मैंने बताया था ट्यूबर और ट्यूबरस। तो ट्यूबरस रूट होता है और ट्यूबर पोटैटो में, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। तो याद रखिएगा, पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है और स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में देख लेते हैं, ट्यूबर है जिसको हम लोग पोटैटो कहते हैं। पोटैटो के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, पोटैटो में एक बीच बीच में आई की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिससे फर्दर जर्मिनेशन होता है। तो जब भी हम लोग पोटैटो को लगाते हैं, क्योंकि पोटैटो को काट के ही लगाते हैं सेम उसी को, तो उसमें एक आई वाला पोर्शन है ना, उस वाले आई वाले पोर्शन को हम लोग ज़रूर रखते हैं। ऐसा नहीं कि बिना आई वाले पोर्शन को लगा दीजिएगा तो प्लांट निकल आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आई वाला पोर्शन हम लोग ज़रूर रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि पोटैटो में कौन सा वाले पार्ट से जो है वो जर्मिनेशन हो सकता है, प्लांट निकल सकता है। तो याद रखिएगा, पोटैटो में एक आई वाला जो पोर्शन होता है उससे जो है दूसरा प्लांट हम लोग बना सकते हैं। तो जब भी पोटैटो को आपको घर पे भी लगाना हो तो वो आई वाला पोर्शन वो ज़रूर मिट्टी में डालिएगा। पोटैटो का पिक्चर तो आपको पता ही है कैसा होता है, ये देख लीजिए, ये पिक्चर है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है बल्ब। बल्ब में आता है अनियन एंड गार्लिक। ये दोनों देखिए, दोनों सेम टू सेम होता है। अनियन बल्ब की तरह ही दिखता है ना, और जो गार्लिक होता है यानी लहसुन जो होता है, लहसुन जो होता है वो समझ लीजिए कि एक स्मॉलर पार्ट ऑफ अनियन है। अनियन पूरा एक पत्ता पत्ता जैसा होता है और जो गार्लिक होता है वो छोटे 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 पूरे एक में मतलब कंपोजिट हो जाते हैं या एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसको एक सिंगल पीस को हम लोग बल्बलेट्स बोलते हैं, और अगर पूरा बोलेंगे तो बल्ब बोलेंगे, ठीक है। गार्लिक में, अनियन में नहीं, अनियन में तो सिर्फ बल्ब ही होता है, वो पूरा बल्ब होता है। अनियन भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इसमें जो स्टेम होता है वो रिड्यूस कर जाता है। तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है कॉर्म का। कॉर्म एक्चुअली कोलोकेसिया में भी होता है और सैफ्रॉन में भी। तो मैंने यहाँ पे कोलोकेसिया का पिक्चर दिखाया है। कोलोकेसिया में देखिएगा, कोलोकेसिया में जिसको हम लोग हिंदी में कंदा बोलते हैं, तो कोलोकेसिया में देखिएगा इस तरह का होता है। ये एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग कॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और चौथा आता है राइजोम, और राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर और टर्मरिक, ठीक है। दोनों का पिक्चर आपको पता है, जिंजर और टर्मरिक का। तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद आता है एरियल स्टेम, मतलब जो एरियल स्टेम है, ये तो अंडरग्राउंड स्टेम की बात हो गई, जो स्टेम ज़मीन के अंदर मॉडिफाई होते हैं। अब बात आती है एरियल स्टेम की, जो कि बाहर वाला स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो एरियल स्टेम में टेंड्रल्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, फाइलोक्लेड, क्लैडोड और बल्बिल्स होते हैं। तो इनमें फाइलोक्लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंड्रल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल है टेंड्रल का गार्ड एंड ग्रेप फ्रूट। तो गार्ड, अगर कभी घर में कद्दू लगा हो, ग्रेप्स तो मुश्किल है, घर में नहीं लगता है, आपके घर में आप कद्दू लगाएं क्योंकि आसानी से हो जाता है कद्दू या लौकी, ठीक है। तो उनमें क्लाइंबिंग के लिए एक पार्ट होता है टेंड्रल्स, जो स्पाइरल टाइप का होता है ना, तो वो क्लाइंबिंग जो पार्ट होता है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है वो टेंड्रल्स होते हैं, उसी को हम लोग टेंड्रल्स कहते हैं। तो कद्दू में या लौकी में या फिर वाटरमेलन में, इन सब में, यानी जो भी गार्ड की फैमिली है उन सब में जो टेंड्रल्स होता है जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, क्योंकि सारे जो है वो क्लाइंबर्स ही होते हैं। तो जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम मॉडिफाई कर जाता है टेंड्रल्स में, ठीक है। और दूसरा ग्रेप फ्रूट में, यानी कि अंगूर में भी आप देखिएगा उसमें भी टेंड्रल्स, वो भी क्लाइंबर ही है तो उसमें भी टेंड्रल होते हैं। ये दोनों चीज़ों में स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और ये एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। दूसरी बात आती है थॉर्न की, कांटा लगा। तो कांटा लगा किस में होता है, सिट्रस में और बोगनविलिया में। बोगनविलिया का पिक्चर ये दिखेगा। सिट्रस का तो पता ही है, लेमन, उसमें कांटे होते हैं, स्टेम में ही छोटे छोटे कांटे आपको दिखाई देंगे, वो भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। बोगनविलिया का फ्लावर देखिएगा, बहुत ईजिली मतलब घरों में मिल जाता है बोगनविलिया। पिंक कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है।
तो दोनों में थॉर्न्स होते हैं और वो एक्चुअली स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तीसरा आता है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में जो एग्जाम्पल है वो है ओपुंशिया। ओपुंशिया को हम लोग हिंदी में नागफनी बोलते हैं, ठीक है। ओपुंशिया का इस तरह फ्लैट कैक्टस, फ्लैट वाला कैक्टस आपने कभी देखा ही होगा, कहीं कहीं घरों में होता है, नहीं तो अगर नहीं देखा तो बोटानिकल गार्डन अगर कहीं गए हो तो वहाँ मिल जाएगा। फाइलोक्लेड में जो फ्लैट वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। साथ साथ इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यही फोटोसिंथेसिस करता है। तो नागफनी में जो फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, वो एक्चुअली कौन सा पार्ट होता है, वो स्टेम होता है, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। और क्वेश्चन ये नहीं आता है कि कौन सा पार्ट करता है, क्वेश्चन ये आता है कि ओपुंशिया में जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग फाइलोक्लेड बोलते हैं। दूसरा आता है क्लैडोड। तो क्लैडोड में अक्सर आप देखिएगा जो लंबा लंबा सा दिखाई देगा, कांटा वाला कैक्टस ही होता है, वो भी सेम टू सेम, पर वो लंबा लंबा होता है, उसमें लॉन्ग लॉन्ग स्टेम होते हैं, उनमें कांटा कांटा दिखेगा। तो उसका एग्जाम्पल है यूफोरिया। बहुत खूबसूरत खूबसूरत उसमें फ्लावर आते हैं, रेड कलर का भी फ्लावर आता है, बहुत प्यारा लगता है, और बहुत मतलब क्लस्टर में फ्लावर आते हैं इसके, और बहुत ही प्यारा लगता है ये देखने में। ये जो है क्लैडोड है, एक फाइलोक्लेड जिसमें फ्लैट होता है वो, लेकिन जो क्लैडोड होता है वो लंबा होता है, और ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और इसमें पत्ते भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछता कि इसमें फोटोसिंथेसिस किससे होता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस किससे होगा, लीफ से ही होगा। तीसरी बात आती है बल्बिल की। बल्बिल का एग्जाम्पल है अगेव। ये एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बल्बिल का इस्तेमाल होता है। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना होता है तो बल्बिल को ले लेते हैं, तो उससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट है वो है लीव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लीव एक्चुअली लेटरल होता है, जनरली फ्लैटेंड ही होता है, और ये स्टेम पे बॉन्ड होता है। मैंने बताया लीफ कहाँ पे बॉन्ड होता है, वो नोड वाला जो पोर्शन होता है स्टेम का, उससे लीफ निकलता है। अगर हम लोग एक टिपिकल लीफ को देखें तो उसमें 3 पार्ट्स दिखाई आपको देंगे। एक जो बिल्कुल फ्लैट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। फिर फ्लैट वाला पार्ट एक पतले से डंडे के साथ वो स्टेम से अटैच होता है, तो वो जो पतला वाला होता है ना, वो एक्चुअली पेटियोल होता है। अगर आप पिक्चर में देखिएगा, ये पतला वाला जो कि होल्ड किए रहता है लीफ को, यानी लैमिना को, उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल और जो लीफ का जो एंड वाला पार्ट होता है, और लीफ का फंक्शन हमें पता है कि लीफ क्या करता है, लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, और यही मेन इसका फंक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। लीफ ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से लीफ ग्रीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। और क्लोरोप्लास्ट जिस सेल में होता है उसको हम लोग मीजोफिल सेल बोलते हैं। फिर बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में टेंड्रिल्स हैं, स्पाइन्स हैं, फ्लैशी लीव्स हैं, इंसेक्टिवोर्स हैं। तो टेंड्रिल्स मैंने स्टेम में भी बताया था, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पे भी टेंड्रिल्स क्लाइंबर्स के लिए ही होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए ही होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा प्लांट जो है वो स्टेम टेंड्रिल का फॉर्मेशन करता है, और कौन सा प्लांट जो है लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन करता है। तो लीफ टेंड्रिल का जो मॉडिफिकेशन होता है वो है पीस प्लांट में जो टेंड्रिल्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। दूसरी बात करते हैं स्पाइन की। एक होता है थॉर्न एक्चुअली में स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं। अब बात करते हैं स्पाइन की। स्पाइन एक्चुअली लीफ मॉडिफिकेशन होता है, जो कि स्टेम के ऊपर वो भी होता है, लेकिन वो लीफ मॉडिफिकेशन होता है। स्पाइन की बात करें तो जैसे हम लोग फाइलोक्लेड जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन था, कैक्टस जो फ्लैट वाला होता है उसमें, यानी ओपुंशिया में, ओपुंशिया जिसको हम लोग नागफनी भी बोलते हैं क्योंकि वो फन की जैसा होता है ना, इसलिए उसको हम लोग नागफनी बोलते हैं। तो फ्लैट वाला जो जिसको हम लोग फाइलोक्लेड बोलते हैं वो एक मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम है, लेकिन उसके ऊपर जो कांटा होता है जिसको हम लोग स्पाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी के ऊपर उसके स्पाइन्स होते हैं वो एक्चुअली लीफ मॉडिफिकेशन है। इसीलिए उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है, क्योंकि उसका स्टेम ग्रीन होता है। लीफ के थ्रू नहीं होता, क्योंकि लीफ मॉडिफाई कर जाता है स्पाइन्स में। उसके बाद बात आती है फ्लैशी लीफ की। फ्लैशी लीफ किस में होगा, अनियन में और गार्लिक में।
एक्चुअली फ्लैशी लीफ जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, तो उसी को कहते हैं फ्लैशी लीफ। तो अनियन जो भी आपको लेयर दिख रही होती हैं, जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, वो एक्चुअली लीफ होती हैं। और जो स्केल भी ऊपर में दिख रहा होता है, जिसको हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं, और जो फ्लैशी वाला पार्ट है उसको हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो एक्चुअली लीफ मॉडिफिकेशन है। तो अनियन और गार्लिक दोनों में स्केली लीफ और फ्लैशी लीफ, ये दोनों लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। अब जो लास्ट आता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट में, जो कि इंसेक्ट जो है ट्रैप कर लेते हैं। लीफ जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो एक्चुअली वो इंसेक्टिवोरस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। जो इंसेक्ट को ट्रैप करने का जो मकसद होता है, उससे जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, इसीलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उससे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी जो उनका वो होता है मॉडिफाइड पार्ट होता है जिससे वो ट्रैप करते हैं, वो एक्चुअली लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। और इसमें है पिचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप। तो अगर आप पिचर प्लांट का पिक्चर देखिएगा तो इस तरह का पिचर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन है, और इसमें ही वो ट्रैप करता है इंसेक्ट को। वेनस फ्लाई ट्रैप में भी सिमिलर है, बस ये एक फ्लाई ट्रैप की तरह बन जाता है, और जैसे ही यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आती है तो वो बंद हो जाता है अपने आप ही। इस तरह से ये दोनों मॉडिफाई हो जाता है लीफ। पार्ट ऑफ द लीफ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक लीफ बेस होता है। लीफ में एक लैमिना होता है, एक लीफ बेस होता है, एक पेटियोल होता है। तो लीफ बेस एक्चुअली क्या होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है किस चीज़ में, एक स्वेलन स्ट्रक्चर में। अगर आप ये पिक्चर देखिएगा, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये जो लीफ बेस है वो मॉडिफाई हो चुका है एक स्वेलन स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पल्विनस, क्योंकि वो स्वेलन हो जाता है। इसके एग्जांपल में क्या क्या हैं, कुछ लेज्यूमिनस प्लांट हैं जो डाल वाले प्लांट होते हैं, उनमें होते हैं टच मी नॉट में, जो छुई मुई जिसको कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुदिका है। और एक मैंगो में भी अगर मैंगो को के पत्ते को लेकर देखिएगा तो उसका जो बेस वाला पार्ट है ना, लीफ का जो बेस वाला पार्ट है, वो एक्चुअली क्या होता है, पल्विनस हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फूल जाता है, वो स्वेल कर जाता है, और ये एक्चुअली क्या होता है, लीफ बेस का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये 3 एग्जांपल पल्विनस का याद रखिएगा, ये भी एक तरह का लीफ मॉडिफिकेशन है जिसमें लीफ का बेस मॉडिफाई हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज़ है, इन्फ्लोरेसेंस जो है एक्चुअली में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होते हैं। जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस से पता ही चल रहा है फ्लावर का जहाँ पे अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये वीट प्लांट का है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये वीट प्लांट हम लिए हैं। एक्चुअली वीट के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पाइक बोलते हैं। ये वीट प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाया गया है। इस तरह फ्लावर का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, तो ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। और याद रखिएगा वीट के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पाइक बोलते हैं। ये एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है इन्फ्लोरेसेंस का, सही है। अब हम लोग आगे बढ़, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट है वो है फ्लावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्लांट बढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्लावर क्या चीज़ है। तो फ्लावर एक्चुअली में एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, सिर्फ ये एंजियोस्पर्म में ही होता है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, जिनमें सबसे जो एडवांस लेवल का होता है वो होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, मतलब जितने भी फ्लावर देख रहे हैं आप वो सारे एंजियोस्पर्म के ही फ्लावर्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर ही होता है। और फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो चारों पार्ट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक स्वेलन पार्ट पे, जिसको हम लोग स्टॉक और पेडिसल बोलते हैं। उसको हम लोग थैलमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। अगर कोई भी आप फ्लावर प्लग कीजिएगा, तोड़िएगा, तो वहाँ पे नीचे में एक सोलन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी को हम लोग थैलेमस बोलते हैं। उसी पे ये सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं। सबसे पहले ग्रीन वाला पार्ट होता है, फिर उसमें खूबसूरत वाला पार्ट जो पेटल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ लंबे होते हैं और कुछ एक पतला सा छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये सब बताएंगे क्या क्या होता है। जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं,
जो लंबे लंबे दिखाई, अक्सर बचपन में हम लोग क्या करते थे, ये जो लंबे वाले दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर में छोटा सा उसमें दिखाई देता है, वो 2 लेकर के एक दूसरे को वो करवाते थे, दोनों को लड़वाते रहते थे और जिसका टूटता था वो जीत जाता था। वो इस तरह का होता था, उसमें बड़ा मज़ा आता था करने में। ये होता है एंड्रोशियम, जो लंबे लंबे होते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है गायनोशियम। तो ये 4 पार्ट से मिलके बना होता है। इसमें एक चीज़ और है कि जो कैलिक्स और कोरोला वाला पार्ट है वो एक्चुअली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका, यानी एंडोशियम और गायनोशियम, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। ठीक है, यानी पेटल्स और सेपल्स ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जो एंड्रोशियम और गायनोशियम होता है वो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, अब जो फ्लावर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल का मतलब, बाई का मतलब होता है 2 और यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, एक। तो वैसा फ्लावर जिसमें दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों का मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, चाहे वो एंडोशियम हो चाहे वो गायनोशियम हो, अगर इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो बाईसेक्सुअल फ्लावर का जो एग्जांपल है वो है चाइना रोज़, और रोज़ में भी होता है, रोज़ भी बाईसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पपाया और डेट पाम है। अब एक चीज़ और देखते हैं, फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है, बर्ड स्टेज में मतलब जब वो खुलता ही नहीं है बिल्कुल भी, जब वो बिल्कुल बंद होता है, उसको कहते हैं बर्ड स्टेज। जब फ्लावर खिला हुआ नहीं होता, जब वो बिल्कुल बंद होता है, मतलब वो खिलने वाला होता है। ठीक है, तो जब वो बर्ड स्टेज में होता है तो जो क्लोव्स होते हैं, जो पिक्चर ऊपर वाली दिख रही है वो एक्चुअली लॉन्ग की पिक्चर है, ये बर्ड स्टेज में है। तो क्लोव जो है वो फ्लावर के बर्ड के स्टेज में ऑब्टेन किया जाता है। दूसरा जो आपको दिख रहा है वो है कॉलीफ्लावर का। ये भी कॉलीफ्लावर हो या फिर ब्रोकली हो, ये दोनों फ्लावर बर्ड ही होते हैं। ठीक है, अब एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। पहला जो है कैलिक्स है। कैलिक्स आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर होता है। रोल का मतलब लेयर, सबसे जो पहला वाला लेयर होता है उसी को हम लोग रोल कहते हैं। इसके यूनिट को सेपल कहते हैं। अगर कोई भी आप फ्लावर लीजिएगा तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पूरे ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। लेकिन अगर उसके सिंगल पीस को निकाल देना तो उसको हम लोग सेपल्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें अगर सिंगल पीस अगर निकाल देना उसको सेपल कहेंगे, यानी यूनिट को हम लोग, यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम लोग सेपल्स बोलेंगे। लेकिन अगर पूरा रोल, पूरा लेयर की बात कर लें तो पूरे लेयर को हम लोग कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके ग्रुप को हम लोग कैलिक्स बोलेंगे, सिंगल होगा तो सेपल्स बोलेंगे। सेपल जो होते हैं वो जनरली ग्रीन होते हैं और ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं होता कि वो किसी काम का नहीं हो, कोई भी चीज़ कुदरत ने इस तरीके से बनाई है कि वो उसका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। ठीक है, तो कैलिक्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में। नेक्स्ट जो आता है कोरोला। कोरोला जो है वो पेटल से बने होते हैं। अगर सिंगल पीस को अगर बोल देना तो सिंगल पीस को हम लोग पेटल बोलेंगे, यानी यूनिट को हम लोग पेटल बोलेंगे। लेकिन एज अ होल हम लोग जब कहेंगे तो बोलेंगे कोरोला। कोरोला ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। ठीक है, और ब्राइट कलर इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और इंसेक्ट के को अट्रैक्ट करने का मकसद ये होता है पॉलिनेशन कराना। पॉलिनेशन हम आगे बताएंगे क्या होता है, इसीलिए ये ब्राइटली कलर्ड के होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो सबसे पहले एंड्रोशियम की बात करेंगे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके यूनिट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और स्टेमन किस किस चीज़ से बना होता है, स्टॉक से और फिलामेंट से। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो लंबा वाला, बिल्कुल लंबा वाला है, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक या फिलामेंट। ठीक है, और जो ऊपर में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, येलो येलो कलर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो है एंथर। ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन अपने अंदर रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलन क्या चीज़ है? पॉलन एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट्स को। पॉलन के अंदर गैमेट्स होते हैं। पॉलन एक्चुअली इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, जो कि बाद में जाकर के मैच्योर हो जाता है, लेकिन अभी ये इमैच्योर ही होता है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं फ्लावर की, इसमें जो येलो वाला पार्ट जो गिरा हुआ दिख रहा है पेटल्स पे, वही है
पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर को और स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली को। यानी अगर इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तो भी ये नहीं गलेगा ना सड़ेगा। और स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने के लिए आज तक कोई एंजाइम नहीं बना, ठीक है। इसी वजह से जो पॉलन की होती है वायबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। पॉलन के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत सारे स्पीशीज़ के सीवियर एलर्जी काउज करते हैं। बहुत सारे लोगों को पॉलन से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो जाता है, जैसे कि एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग में या फिर लंग कैविटी में। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा खूबसूरत सा पिक्चर आपको दिख रहा है, जो ये पाइनस का पॉलन है। पाइनस का पॉलन विंग्ड होता है, ठीक है। विंग होने का मकसद ये होता है क्योंकि पाइनस का पॉलन जो है वो एयर के थ्रू पॉलिनेशन करता है, ठीक है ना। एयर के थ्रू पॉलिनेशन करने के लिए विंग होना ज़रूरी है। जैसे बर्ड्स को विंग होते हैं ना, उसी तरह पॉलन को भी विंग होते हैं। तो विंग्ड पॉलन पाइनस में मिलता है क्योंकि एयर पॉलिनेशन होता है पाइनस में, उसमें फ्लावर्स नहीं होते। इसी वजह से पाइनस में एयर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसको हम लोग गायनोशियम कहते हैं। उसके यूनिट को हम लोग कहेंगे कार्पेल। और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और इसके 3 पार्ट होते हैं। यानी अगर सिंगल कार्पेल की बात कर लें, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये है कार्पेल का पिक्चर, और इसके सिंगल पार्ट को ले लें, सिंगल पीस को ले लें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एक स्टिग्मा होगा, एक स्टाइल होगा, और फिर नीचे वाला ओव्यूल होगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे पॉलन आकर के स्टिक करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। स्टिक करने से याद रखिएगा स्टिग्मा। अच्छा, स्टिक करना है तो जाहिर सी बात है ये जो लेयर होगा वो चिपचिपा होगा और साथ साथ रफ होगा, ताकि पॉलन जो है वहाँ पे रिटेन रह सके। अगर पॉलन आके गिर रहा है तो उसमें रिटेन रह सके, और चिपचिपा होता है ताकि वो चिपक जाए उससे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है स्टाइल। स्टाइल एक नेक पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा के बाद, वो है स्टाइल, ठीक है। यहाँ से पॉलन अंदर जाता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है ओवरी, जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल एक्चुअली फीमेल गैमीट है, ठीक है। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे ह्यूमन में ओवरी इज़ द पार्ट एंड ओव्यूल इज़ द गैमीट, उसी तरह से प्लांट में भी गायनोशियम यानी कि कार्पेल इज़ अ ऑर्गन और ओव्यूल इज़ द गैमीट, ठीक है। इमैच्योर होता है, बाद में जाके मैच्योर कर जाएगा, तो ठीक है। ओव्यूल एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम भी इसको कहते हैं ओव्यूल को। और एक ओवरी बहुत सारा ओव्यूल या एक ओव्यूल रख सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें तो दिखती नहीं, असल दिखता है क्या, सीड दिखता है, फ्रूट दिखता है। तो अब जान लेते हैं कि सीड और फ्रूट किससे बनता है। तो अगर ओव्यूल फर्टिलाइज़ कर जाता है तो जो ओव्यूल वाला पार्ट है वो सीड बन जाता है, और जो ये पूरा ओवरी वाला पार्ट है ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पूछा जाता है कि कौन सा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है ना, ओव्यूल और ओवरी सेम हो रहा है। तो सबसे बड़ा वाला ओवरी है तो ओवरी बन जाएगा फ्रूट, और फ्रूट के अंदर होता है सीड, तो जो ओवरी के अंदर वाला पार्ट है यानी ओव्यूल है, ओव्यूल बन जाएगा सीड। सिंपल सी बात है, याद रखना, बहुत मुश्किल नहीं है, पर कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सही है। ओव्यूल जो है ओवरी का एक पार्ट है, अगर फिगर रहेगा ना दिमाग में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या चीज़ है। पॉलिनेशन एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जिससे पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा को जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और ये एक तरह का मैकेनिज्म है। पॉलिनेशन बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। पॉलिनेशन एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें हो जा रही हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो आपस में ही पॉलिनेशन हो गया, तो उसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है 2 प्लांट होना। एक प्लांट का फ्लावर यानी एक प्लांट का जो मेल फ्लावर है दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर से अगर क्रॉस करता है तो उसको कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर,
ठीक है। तो सेम फ्लावर से कर रहे हैं तो कहेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ही फ्लावर में क्या है, गायनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है। तो इसका जो पॉलन जो है स्टिग्मा पे जाकर के चला जाएगा और फिर फर्टिलाइज कर जाएगा जाकर के ओव्यूल से। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है और तब जाके पॉलिनेशन होता है। इस तरह से पॉलिनेशन जब होगा तो हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल मेज़ में जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहेंगे वीडियो तो मैं बना दूंगी। वैसे मैं क्वेश्चन करा दूंगी कि किससे कैसा पॉलिनेशन होता है और उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं। जैसे इंसेक्ट के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एयर से पॉलिनेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, बैट से पॉलिनेशन होता है, एंड से पॉलिनेशन होता है। तो बहुत तरह का पॉलिनेशन होता है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया है। एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगी। तो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन हो गया, अब बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, पॉलन पहुंचता है स्टिग्मा पर तो वो क्या होता है, स्टिक कर जाता है। पॉलन जो है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। जो स्टाइल वाला पोर्शन दिख रहा है उसमें एक ट्यूब सा लंबा सा ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और उस टाइम में क्या होता है, पॉलन के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। 2 गैमीट बन जाते हैं। एक मेन मेल गैमीट होगा जो कि एग से फर्टिलाइज करेगा, जो दूसरा गैमीट होगा वो पोलर सेल से फर्टिलाइज करता है। तो 2 फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म में याद रखिएगा हमेशा 2 फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक जो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जो है वो मेन एग सेल से फर्टिलाइज करके सीड का फॉर्मेशन करता है। समझ आई बात? तो ठीक है, पॉलन ट्यूब पहुंचता है एग सेल के पास। एग सेल के पास पहुंचने के बाद मतलब ओव्यूल में एंटर करने के बाद वो कहाँ पहुंचता है, एग सेल के पास। एग सेल से फ्यूज़ कर जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट, है ना, 2 गैमीट का, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन जब करेगा इसी को कहते हैं सिनगैमी। सिन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है, फ्यूज़ करना। तो 2 गैमीट का फ्यूजन हो रहा है इसीलिए कहेंगे सिनगैमी। सिन मतलब फ्यूजन, गैमी का मतलब गैमीट, यानी 2 गैमीट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे, सिनगैम। तो 2 गैमीट के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है और उसके बाद जो ओव्यूल वाला पार्ट होगा, जो पूरा ओव्यूल होगा वो सीड में तब्दील कर जाएगा और जो ओवरी होगा वो पूरा ओवरी वो फ्रूट में तब्दील कर जाएगा। समझ आई बात? अब 2 चीज़ें आती हैं, एक सीड और एक फ्रूट। तो सीड जो बना ओव्यूल से बना और ओवरी से क्या बन गया, फ्रूट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सीड के बारे में। तो ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड का फॉर्मेशन करता है और सीड किस किस चीज़ से बना होता है, सीड कोट से और एम्ब्रियो से। एक्चुअली में एम्ब्रियो जा करके फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। सीड में जो एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है वही नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये सीड का पिक्चर है। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो सीड कोट का है। और एम्ब्रियो में क्या क्या है, एक कॉटिलेडन है, ठीक है। अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटिलेडन होगा, अगर मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलेडन होगा, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बीन शेप का, वो कॉटिलेडन है। एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल। मैंने बताया रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो रियल रूट होता है, ट्रू रूट होता है, टैप रूट होता है, वो किससे निकलता है, रेडिकल से निकलता है। और प्लूम्यूल से क्या निकलता है, स्टेम डेवलप होता है। और एक होता है कॉटिलेडन, ठीक है। तो ये सीड का पार्ट हो गया। याद रखिएगा डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होता है। जैसे कि अगर हम लोग चना को देखें, ग्राम, ब्लैक ग्राम, मसूर को देखें या मूंग को देखें तो उसमें देखिएगा, अगर साबुत मूंग लीजिएगा या फिर चना तो देखे ही होंगे, चना से चना दाल जब बनता है तो चना को जब तोड़ते हैं तो वो हाफ हाफ हो जाता है, तो वो 2 कॉटिलेडन है, ठीक है। और जब चना को फुला देते हैं तो अंकुर निकल आता है, ठीक है। उसमें वाइट सा निकल आएगा, वो 2 देखिएगा, वो 2 होता है। तो 2 में क्या होता है, एक रेडिकल होता है और एक प्लूम्यूल होता है। एक जो नीचे की तरफ जाएगा वो रूट का फॉर्मेशन करेगा और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, वो स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। तो समझ में आई बात? अब बात करते हैं फ्रूट की। ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होकर के फ्रूट बनाता है।
तो फ्रूट के भी पार्ट्स होते हैं। तो फ्रूट का जो वॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट के अंदर पता ही है सीड होता है, ठीक है। अगर हम लोग फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प होता है, ठीक है, पेरिकार्प, और फिर अंदर में ये सीड होता है। तो सीड तो हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग सिर्फ फ्रूट की बात करते हैं। तो जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी हो सकता है, ठीक है। तो पेरिकार्प थिक और फ्लेशी होगा तो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। एक होता है जो सबसे आउटर होता है उसको हम लोग कहते हैं एपिकार्प, जो मिडिल होता है उसको कहेंगे मीजोकार्प, और जो इनर होता है उसको कहेंगे एंडोकार्प। हर इनर चीज़ को हम लोग एंडो से मिला देते हैं, और फ्रूट है तो कार्प, तो एंडोकार्प बोलेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हो गए, एपिकार्प जिसको हम लोग एक्सोकार्प भी बोलते हैं, मीजोकार्प मिडिल वाले पोर्शन को, और एंडोकार्प। जनरली जो आउटर वाला पार्ट होता है, जो छिलका जिसको हम लोग कहते हैं आउटर लेयर, अक्सर बहुत सारे का निकाल देते हैं, किसी का रहने देते हैं। जैसे अमरूद खाएं तो अमरूद में रहने देते हैं, अगर आम खाएं तो आम में निकाल देते हैं। ये एवोकाडो का फिगर है जिसमें एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों है, ठीक है। तो फ्रूट के टाइप्स की बात करते हैं तो फ्रूट जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो ट्रू फ्रूट, जो रियल फ्रूट है जिसमें एक्सोकार्प भी होगा, मेसोकार्प भी होगा और एंडोकार्प भी होगा। एक होता है फॉल्स फ्रूट, और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। ये 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं। बात कर लेते हैं ट्रू फ्रूट्स की। तो ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ओवरी से फ्रूट बन गया तो वो ट्रू फ्रूट हो गया। और इसमें एग्जांपल मैंगो, मेज, ग्रेप्स, ये सारे ट्रू फ्रूट। और अगर हम लोग फॉल्स फ्रूट की बात करें तो जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो ओवरी से नहीं बनेंगे, वो किससे बनेंगे, वो किसी और अदर पार्ट से बन जाएंगे, ठीक है। उसी को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सिर्फ वो फ्रूट हैं, कहने के लिए फ्रूट हैं, लेकिन वो असल फ्रूट नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बनेगा वो ट्रू फ्रूट है, और बाकी जो फ्रूट बनेंगे अदर पार्ट से उनको कहेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल में, एप्पल किस चीज़ से बनता है, थैलमस। थैलमस मैंने बताया था जो स्वेलन पार्ट होता है फ्लावर का, उससे। और फिर जैक फ्रूट है वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस का ही जो है वो मॉडिफिकेशन होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। फिर पाइनएप्पल है, उसमें भी एंटायर इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्रूट बन जाता है। फिर कैश्यू नट है जिसका पेडंकल देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, कैश्यू, ये ऊपर वाला सिर्फ, ये पूरा जो है ना नीचे वाला जो रेड वाला है वो उसका काम नहीं है। कैश्यू नट में यानी काजू में क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाला है, बस ये निकाल के इसको सुखा देते हैं तो ये काजू बन जाता है। फिर मलबेरी, ठीक है, मलबेरी में क्या होता है, ये पूरा क्लस्टर होता है, तो इसमें क्या होता है, पेरियंथ का ही बन जाता है। पेरियंथ पता है आपको या नहीं पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे हम अभी बता देते हैं, पेरियंथ एक्चुअली में सेपल्स और पेटल्स दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। मलबेरी में क्या होता है कि पेरियंथ ही फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर रियली में ओवरी से फ्रूट नहीं बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। और इसके एग्जांपल में मैंने बता दिया, एप्पल में थैलमस से होता है, जैक फ्रूट में पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बन जाता है, पाइनएप्पल में भी पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट बन जाता है, कैश्यू में भी जो है वो पेडंकल फ्रूट बन जाता है, मलबेरी में पेरियंथ ही फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है वैसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी बन जाए, उसी को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल जो है वो बनाना है, पपाया है, पाइनएप्पल, ये सारे जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं। पपाया में अक्सर देखिएगा बहुत सारे पपाया ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, तो वैसे वाले फ्रूट जो होते हैं ना वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है। पार्थेनोकार्पिक से एक चीज़ और याद आती है, पार्थेनोजेनेसिस, तो वो भी हम आगे बता देंगे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोकार्पिक कार्प से याद रखिएगा। देखिए अक्सर पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पिक में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कार्प का मतलब फ्रूट, ठीक है, तो अगर उसमें पार्थेनो लग गया, पार्थेनोकार्पिक, तो वो फ्रूट के लिए। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया तो वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस किसको कहते होंगे, वैसे हम आगे बता देंगे पार्थेनोजेनेसिस किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट में। और भी तरह के फ्रूट्स होते हैं, जैसे सिंपल फ्रूट में मतलब सिंगल पीस है, जैसे कि मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, सिंगल पीस का फ्रूट है, ठीक है। तो ये सिंपल फ्रूट है जिसमें एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प होगा। फिर एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो जैसे स्ट्रॉबेरी हो। उसके बाद कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट का मतलब बहुत सारा फ्रूट एक जगह जमा हो गया, तो उसको कहेंगे कंपोजिट फ्रूट। जैसे जैक फ्रूट है, मलबेरी है, छोटे छोटे मलबेरी में क्या होता है, छोटे छोटे एक गुच्छे में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्रूट की। तो सिंपल फ्रूट का मतलब है कि जो सिंगल फ्रूट का फॉर्मेशन हो सिंगल ओवरी से, कार्पिलरी से अगर फॉर्मेशन होगा तो सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। सिंपल फ्रूट में सिंपली एक सीड होगा, उसके ऊपर जो है वो एंडोकार्प होगा, फिर मेसोकार्प होगा, फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हो जाएगा वो एक्सोकार्प होगा।
तो ये एक सिंपल फ्रूट है, जैसे कि मैंगो है, कोकोनट है, ये सारे सिंपल फ्रूट्स हैं। उसके बाद जो सिंपल फ्रूट के एग्जांपल हैं जैसे कि पी है, मस्टर्ड है, वीट है, मेज़ है। मैंगो के फ्रूट को हम लोग ड्रूप कहते हैं। तो इसमें मीज़ोकार्प जूसी होता है, जो हम लोग खाने वाला पार्ट, एडिबल पार्ट। क्वेश्चन अक्सर आ जाता है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, तो एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो क्या होता है? मीज़ोकार्प होता है। कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में जो मीज़ोकार्प होता है फाइब्रस हो जाता है। जो में जो सबसे ऊपर वाला जो हम लोग निकाल के फेंक देते हैं जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, वो फाइब्रस होता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है? मीज़ोकार्प होता है। ठीक है, यानी कि कोकोनट को भी ड्रूप बोलते हैं, लेकिन उसके मीज़ोकार्प को खाया नहीं जाता है। ड्रूप का मतलब वैसा सिंपल फ्रूट सिंगल ओवरी से बना हो। ठीक है, उसी को हम लोग ड्रूप कहते हैं। तो कोकोनट में खाने वाला जो पार्ट होता है वो हम बता देते हैं, वो एंडोस्पर्म होता है। जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो भी एंडोस्पर्म होगा, और जो सॉलिड वाला वाइट वाला पार्ट होता है वो भी एंडोस्पर्म होगा। तो एक्चुअली जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, और जो वाटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं। लिक्विड एंडोस्पर्म मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाता, इसीलिए मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म तो मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो जाता है तो वो सेलुलर हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वो लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाएगा। तो कोकोनट में कौन सा एडिबल पार्ट होता है? एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म पीने वाला हो गया, और खाने वाला हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अब बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि जब कभी भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट जब फर्टिलाइज नहीं करेगा फिर भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा एक सेल से, तब उसको कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो आज की वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इसलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, आप लोग भी बोर हो जाइएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है वो अपडेटेड रहिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो कभी भी आ सकती है, और इंशाल्लाह जल्दी ही लेकर आ जाएंगे उस वीडियो को। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो टॉपिक में नहीं है, पर क्वेश्चन के थ्रू मैं बता दूंगी आप लोगों को। सही है, तो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो भी क्वेश्चन में डाल दूँगी। अब वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, वो तो डालना ही डालना है, तो वो मैं डाल दूँगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ याद कर लीजिएगा, सारा बहुत याद करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई उपाय नहीं होता। प्लांट मॉर्फोलॉजी का है ना ट्रिक काम नहीं कर पाता, क्योंकि इतना सारा एग्जाम्पल है, इतना सारा जो है वो टॉपिक है, वो ट्रिक से नहीं कर सकते। ठीक है ना, सिंगल नहीं ना है, बहुत सारा। अब एक ही एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ों में, तो वो ट्रिक नहीं लग पाता इसमें। इसी वजह से मैंने ट्रिक नहीं बताया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतना जितना ट्रिक याद कीजिएगा उतना, इससे अच्छा है कि आप टॉपिक याद कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।